Students, let us start with a new topic, natural resources, renewable and non-renewable sources of energy. So what are natural resources? ऐसे resources जो nature में occur करते हैं और they cannot be produced by the mankind. For example, sunlight, minerals, these occur in the nature. We cannot produce them, right? So natural resources have been classified into two categories. They are either renewable or non-renewable. सो एज द नेम सजेस्ट रिन्यूएबल का मतलब क्या होगा कि दे कैन बी रिप्लेनिश नेचुरली इन विद टाइम के साथ ये रिप्लेनिश हो जाते हैं और जैसे कि एयर वाटर सनलाइट विंड तो रिन्यू का मतलब क्या है रिप्लेनिश होना। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होगा कि ये लिमिटेड सप्लाई में है और ये रिप्लेस नहीं हो सकते, अगर ये यूज़ हो गए तो ये ख़त्म होते जा रहे हैं जैसे कि ऑयल कोल पेट्रोलियम। ठीक है, ये आपको पिक्चर शो कर रही है कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो हैं ये ख़त्म हो रहे हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेज में हमारे पास सोलर विंड हाइड्रो पावर जियो थर्मल एनर्जी हम इसको इसमें लेंगे रिन्यूएबल वाले में। तो फर्स्ट जैसे सोलर एनर्जी है, आपने सोलर पैनल्स देखे होंगे अपने कॉलेज वगैरह में भी लगे हुए हैं, सारे कॉलेजेस में बिल्डिंग्स में जो है अब ये लगाए जा रहे हैं सोलर पैनल्स जो हैं। तो सोलर एनर्जी हमें पता है कि ये रेडिएंट एनर्जी होती है, लाइट और हीट की फॉर्म में जो सन से आती है वो हार्नेस की जा रही है वाया सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स के थ्रू। और हमें पता है सन इज़ अ पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी है सन की, सन की एनर्जी जो है वो दो तरीके से हम हार्नेस कर रहे हैं। एक तो एक्टिव सोलर एनर्जी जो है वो हम सनलाइट से लेके सोलर पैनल्स के थ्रू जो है बड़े एरिया के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी जो पैसिव सोलर एनर्जी होती है वो छोटे एरियाज़ में जैसे कि हमारे घरों में छोटी बिल्डिंग्स में हो गए, तो पैसिव सोलर एनर्जी उसको बोलते हैं। तो बेसिकली पर्पस क्या है कि सोलर एनर्जी को हार्नेस करना और उसकी नेचुरल एनर्जी को यूज़ करना for to generate the energy in the nature. नेक्स्ट इज़ दी विंड एनर्जी। ये टर्बाइंस आपने ट्रैवलिंग के टाइम काफ़ी देखे होंगे। तो विंड एनर्जी को यूज़ किया जाता है, हार्नेस किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें मिलती है विंड की एनर्जी से, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है वाया विंड मिल्स और टर्बाइंस बोलते हैं इसको, विंड एनर्जी बोलते हैं। और विंड्स कैसे बनती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर हो जाता है तो, या इरेगुलरिटीज़ ऑफ अर्थ सरफेस हो गया, या रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। तो जब ये जो विंड टर्बाइंस हैं ये काइनेटिक एनर्जी है, जो विंड की एनर्जी होती है तेज़ होती है, काइनेटिक एनर्जी को ये मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देती है। तो जो विंड फार्म्स होते हैं जो आप देख रहे थे अभी पिक्चर के अंदर, ये इलेक्ट्रिक पावर के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उससे बिजली भी जो है वो हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। देन इज़ दी हाइड्रो पावर। आपने डैम्स देखे होंगे सुने होंगे, भाखड़ा डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम्स जो हैं, तो नाम से पता लग रहा है पानी की एनर्जी को कैसे हार्नेस किया जा रहा है। तो हाइड्रो पावर जो है ये कहाँ क्या है चीज़ है, ये एनर्जी इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दी फॉलिंग वाटर। जो ऊपर से पानी तेज़ स्पीड से गिर रहा है, रनिंग वाटर से गिर रहा है, हम उससे पावर जनरेट करवा रहे हैं और वाटर टर्बाइंस के थ्रू जो है उसको पास किया जाता है। तो जो प्रेशर फ्लोइंग वाटर का आता है, जो तेज़ पानी आ रहा है, तो टरबाइन पे जैसे ही पड़ता है तो उसका ब्लेड जो है वो रोटेट करेगा और वो आगे कनेक्टेड होता है जनरेटर के साथ, इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ। तो मोशन जो पानी का है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि डैम्स लगे हों इसके साथ, छोटे कैनाल के थ्रू भी हार्नेस की जा सकती है एनर्जी। अगली आती है जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल के नाम से आप इसको अगर डिड्यूस कर सको कि ये कौन सी एनर्जी होती है, तो जियोथर्मल इज़ दी थर्मल एनर्जी जो कि कहाँ से जनरेट हो रही है, जो एनर्जी अर्थ में स्टोर्ड है, अंदर अर्थ के ग्राउंड में स्टोर्ड है। तो बेसिकली डिटर्मिन्स द टेम्परेचर ऑफ द मैटर ऑफ अर्थ। तो जियोथर्मल ग्रेडियंट, जो बेसिकली ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर बिटवीन प्लैनेट ऑफ कोर ऑफ प्लैनेट एंड इट्स सरफेस। जियोथर्मल के रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें, शैलो ग्राउंड या हॉट वाटर, आपने सुना होगा हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो होते हैं, हॉट रॉक फाउंड जो कि अर्थ के काफ़ी नीचे जाके होता है, डीपर इनटू दी, मतलब अर्थ के नीचे अगर हम बहुत नीचे जाते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर रहता है जो मोल्टन रॉक्स कहते हैं। फिर आते हैं कि व्हाट आर दी प्रॉज एंड कॉज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। प्रॉज मतलब पॉजिटिव्स क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, और नेगेटिव्स क्या है। ऐसा नहीं है कि इनके नेगेटिव्स नहीं होंगे, तो पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव भी हैं, हमने इनको कन्वर्ट किया है पॉजिटिव्स में। प्रॉस मतलब क्या कि हमें मनी बचती है हमारी। तो अगर हम पावर बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देते हैं तो सोलर एनर्जी को यूज़ करके ये कम हो सकता है। एक तरीके की ये ग्रीन एनर्जी है, पॉल्यूशन जो है फॉसिल फ्यूल से हो रहा है वो कम हो जाता है क्योंकि ट्रीज़ नहीं कटेंगे। देन
जो कॉन्स हैं इसके वो है अपफ्रंट कॉस्ट। सब कई बहुत लोगों को लगता है कि सोलर पैनल्स जैसी चीज़ें लगाना, इंस्टॉल करना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक बारी की जैसे इन्वेस्टमेंट होती है उसके बाद ये देखा गया है कि ये काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल है। उसी तरीके से विंड एनर्जी के प्रॉस जो हैं, ग्रीन एनर्जी है, पॉल्यूशन नहीं करता। विंड एनर्जी, विंड की पावर जो है वो बहुत 20 टाइम्स ज़्यादा होती है। ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बनाने की वो बहुत कम है। लेकिन जो नेगेटिव हैं वो ये है कि विंड टर्बाइंस जो हैं, इट इज़ अ थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ बर्ड, स्पेशली उनके विंग्स कट सकते हैं, बैट्स के विंग्स कट सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ टर्बाइंस सोचा जाता है कि बहुत कॉस्टली पड़ेगा। और विंड जो है वो कंटिन्यूएशन में नहीं आपको मिलती, कभी चल रही है हवा, कभी नहीं चल रही है, तो उस तरीके से माना जाता है कि फ्लक्चुएटिंग है। हाइड्रो पावर के अंदर जो है इट इज़ वेरी रिलायबल, बहुत फ्लक्चुएशन कम होती है क्योंकि पानी तो फ्लोइंग है ही है उसमें। और वाटर का फ्लो हम एडजस्ट कर सकते हैं, कभी ज़्यादा कभी तेज़, डिपेंडिंग जैसे भी चाहिए। लेकिन जो इसके नेगेटिव हैं वो ये है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो बनाए जाते हैं वो फ़िश की पॉपुलेशन को पानी के अंदर बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, और ये प्रोजेक्ट लगाना एक्सपेंसिव बहुत है। इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन और प्राइसेस जो होती हैं वो भी डायरेक्टली रिलेटेड है कि कितना पानी अवेलेबल है, और अगर कहीं एरिया में ड्रॉट आ जाए तो वो अफेक्ट करेगा इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को, डैम्स को। तो आपने देखा ही है गर्मियों में जियो थर्मल के अंदर भी हमें क्या कोई फ्यूल नहीं चाहिए, कोई माइनिंग नहीं चाहिए, हमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है कि हवा है या सन की एनर्जी है या नहीं है, ये तो हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो स्मॉलेस्ट लैंड फुटप्रिंट है और लिमिटलेस सप्लाई है। लेकिन इसमें जो है साइट्स जो हैं वो बहुत प्रॉपर कहीं कहीं पे होती हैं, और लॉस हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी दूर तक नहीं जा पाती है। सल्फर डाइऑक्साइड और सिलिका इसमें एमिट होते हैं, तो वो एक डेंजरस चीज़ है जो जियोथर्मल एनर्जी के अंदर हमें एक कॉन के रूप में हमें दिखती है कि एक नेगेटिव है। देन आते हैं हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये हमारे जो यूज़ होते जा रहे हैं तो ये हमारे रिप्लेनिश नहीं हो सकते, और ऐसा बोला जाता है कि मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी में काफ़ी जो हमारे पास जो क्रूड ऑयल वगैरह है उसकी जो अमाउंट है वो बहुत कम हो जाएगी। तो नॉन रिन्यूएबल में हमारे पास ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर रिसोर्सेज जो हैं इस फॉर्म में आते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से इनका जो यूसेज है वो हमें करना चाहिए। तो जैसे कि ऑयल हम डेली रूटीन में भी इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे लिक्विड पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल है, ये एक ऐसा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो फ्लूइड फॉर्म में है। तो फॉसिल फ्यूल जो इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल दैट इज़ बीइंग यूज्ड ऑफ फास्टर, इतनी तेज़ी से इसको यूज़ किया जा रहा है कि न्यू रिजर्व्स जितने धीरे से इसके डिस्कवर हो रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल नेशंस जैसे यूएसए है, दे आर दी बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ क्रूड ऑयल, गैसोलीन, हीटिंग ऑयल, डीजल फ्यूल, फिर जो प्राइमरी यूजेस हैं इस रिसोर्स के, हम इससे ये सब चीज़ें बना रहे हैं। और दे आर दी बेस फॉर प्रोडक्ट्स सच एज प्लास्टिक्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स में ये ऑयल जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, बट ये नॉन रिन्यूएबल है। देन कम्स दी नेचुरल गैस। तो जो नेचुरल गैस के बारे में आपने सुना होगा, ये फॉसिल फ्यूल है। ये कब बनती है? जब बरीड प्लांट्स, गैसेस, एनिमल्स जो हैं जब ये एक्सपोज होते हैं बहुत तेज़, बहुत हाई हीट और प्रेशर, बहुत सालों बाद जो है इनमें से ये गैस जो है एमिट होनी शुरू होती है। तो एनर्जी जो प्लांट्स ओरिजिनली सन से लेते हैं वो उनके केमिकल बॉन्ड्स में जो स्टोर होती है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस मेन कॉम्पोजिशन किसकी है? इसकी कॉम्पोजिशन होती है मीथेन। इसमें इथेन भी होगा, प्रोपेन भी होगा, ब्यूटेन भी होता है। तो ये ड्रिलिंग करके नेचुरल गैस जो है निकाली जाती है, और इसमें से सारी गैसेस जो है एलपीजी की फॉर्म में इट इज़ यूज एज एलपीजी ऑल्सो। तो एक बार ड्रिलिंग के बाद नेचुरल गैस जब निकल जाती है तो इसमें से अगर प्रोपेन और ब्यूटेन रिमूव कर देते हैं तो एलपीजी निकलती है, और वो हमें पता है, हम अपने घरों में यूज़ करते हैं उसको, इंडस्ट्रीज़ में और करंट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि जो ये सप्लाई है नेचुरल गैस की वो एक सेंचुरी के ऊपर उसके बाद नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आता है कोल। कोल के बारे में हम सबको पता होता है, रूटीन में हम देखते भी हैं। तो कोल इट इज़ अ प्राइमरी रिसोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। मिलियन ऑफ ईयर से कैसे बना है ये? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेशर और ऑर्गेनिक ओरिजिनल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्लांट्स बरीड अंडरग्राउंड। तो प्लांट्स अंडरग्राउंड जो बरीड होते हैं उनके ऑर्गेनिक मैटर से ये जो है प्रोडक्ट निकलता है। कंबस्टेबल है, ब्लैक ब्राउनिश कलर का होता है, सेडिमेंट्री रॉक की तरह होता है और रॉक स्ट्रेटा में मिलता है। और कोल बेड्स या कोल सीम्स बोलते हैं उसको। एंथ्रासाइट जो है इट इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। इसमें 94 to 95% कार्बन होता है। तो पावर प्लांट जहाँ लगाया जाता है वहाँ पे कोल को बर्न किया जाता है एक बॉयलर के अंदर ताकि स्टीम निकले, और ये जो इस स्टीम को है एक टरबाइन के थ्रू पास किया जाता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ग्लोबल सप्लाई ऑफ कोल एट द करंट रेट जो
पे यूज़ हो रही है ये एटलीस्ट 2 मोर सेंचुरीज तक ये रहेगी। नेक्स्ट इज़ दी न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम क्या जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर जो हमने सुना हुआ है, इसमें यूज़ होता है यूज़ ऑफ एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर प्रोसेसेस, ताकि हमें यूज़फुल हीट मिले और इलेक्ट्रिसिटी मिले। तो इसमें न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर डिके और न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवानी होती है। तो नॉर्मली यहाँ पे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी पावर में यूज़ किए जाते हैं। न्यूक्लियर फिशन में न्यूट्रॉन्स जो हैं उनको स्मैश किया जाता है इनटू द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एटम्स, और उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है। और तो ये जो हीट जनरेट होती है, इस हीट से हम वाटर को जो है वो स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और ये स्टीम जो है वो टर्बाइंस को ड्राइव करती है। तो न्यूक्लियर फिशन पावर स्टेशंस जो बनाए गए हैं, नेवल न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर्स लगाए गए हैं, उससे 5.7% वर्ल्ड की एनर्जी प्रोड्यूस करी गई है और 13% ऑफ टोटल वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट शुड बी स्टेप टू बी टेकन टू कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? हमें तभी यूज़ करने हैं जब नीड हो, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, अवॉइड द यूज़ ऑफ मटेरियल फ्रॉम वाइल्ड लाइफ सोर्सेज से नहीं यूज़ करना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट ऐसे अप्लायंसेस यूज़ करने चाहिए जो कम पावर लेते हों, प्रेशर कुकर्स यूज़ करने चाहिए कुकिंग के लिए, जिससे 75% ऑफ एलपीजी जो होम्स में सेव होती है। ओल्ड व्हीकल को हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फ्यूल एफिशिएंट नहीं होते और पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हमें मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए, जैसे सोलर पैनल्स लगाने चाहिए, वाटर टर्बाइंस, विंड मिल्स वगैरह के थ्रू यूज़ करना चाहिए। और वी शुड रिसाइकल द वेस्ट एंड वेस्ट वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, उसको भी वेस्टेज में नहीं लेके आना चाहिए। सोलर कुकर, पंप्स वगैरह को यूज़ करना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज।